हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएमएस नोट्स। आज हम करेंगे चरक संहिता विमान स्थान चैप्टर 8। चैप्टर का नाम है रोग विषज्जियम विमानम। चैप्टर काफी लेंथी है लेकिन बहुत इजी है अगर समझोगे तो। और जितना चैप्टर लेंथी होता है उतना ही इम्पोर्टेंट होता है किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के पर्पज से। तो अच्छे से समझना, काफी इजी है। इसमें हम 44 वाद मार्ग पढ़ने वाले हैं। वाद मार्ग मतलब क्या होता है? बेस ऑफ डिबेट। मतलब जो भी डिबेट होती है उसमें क्या क्या चीजें यूज होती हैं, क्या क्या चीजें आती हैं, ये सारी चीजें। उसके बाद इसमें आता है शास्त्र परीक्षा, आचार्य परीक्षा और शिष्य परीक्षा। शास्त्र परीक्षा मतलब कि हम जो शास्त्र पढ़ेंगे या पढ़ना चाहिए हमें, वो कैसा होना चाहिए। हमें जो पढ़ाएंगे मतलब हमारे जो टीचर हैं वो कैसे होने चाहिए, और जो शिष्य है, जो स्टूडेंट है, वो कैसा होना चाहिए। तो क्या पढ़ना है, कौन पढ़ाएगा और कौन पढ़ेगा, इसका सीक्वेंस भी याद रखना है कि पहले शास्त्र परीक्षा आता है, फिर आचार्य परीक्षा आता है और उसके बाद शिष्य परीक्षा आता है। सबसे पहले आता है शास्त्र परीक्षा। शास्त्र जो हम हमें पढ़ना है वो कैसा होना चाहिए, क्या क्या उसके गुण होने चाहिए। तो त्रिविध शिष्य बुद्धि हितम मतलब तीनों प्रकार की बुद्धि के शिष्यों के लिए लाभप्रद होना चाहिए। तीन प्रकार की बुद्धि मतलब प्रबल बुद्धि, मध्यम बुद्धि, हीन बुद्धि वाले जो शिष्य होते हैं उन तीनों के लिए ही बेनिफिशियल होना चाहिए। फिर आता है अपुनरुक्त दोषम। पुनरुक्त दोष रहित होना चाहिए। पुनरुक्त मतलब चीजें बार बार रिपीट नहीं की हुई होनी चाहिए। ठीक है, उसको बोलते हैं पुनरुक्त दोष। तो इससे रहित होना चाहिए। आर्षण ऋषियों द्वारा निर्मित होना चाहिए। ठीक है, जो सूत्र है, भाष्य है और संग्रह है, इनका जो क्रम है वो ठीक होना चाहिए। स्वाधारम मतलब दृढ़ आधार होना चाहिए। अनअपतित शब्दम मतलब जो भद्दे शब्द होते हैं वो नहीं होने चाहिए। अकष्ट शब्द, कठिन शब्द नहीं होने चाहिए। उसके बाद आता है पुष्प कलाभिधानम। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुष्प कलाभिधानम क्या है। तो शास्त्र परीक्षा है। इसका मतलब होता है कि जो भी विषय है, जो भी टॉपिक्स हैं, वो पर्याप्त रूप से स्पष्ट किए गए हैं। ठीक है, मतलब क्लियरेंस अच्छा होना चाहिए किसी भी टॉपिक का, किसी भी विषय का। उसके बाद क्रम ठीक होना चाहिए। जो भी प्रकरण के विषय हैं वो अलग-अलग होने चाहिए। अर्थ का आशु प्रबोधकम, जो अर्थ है मतलब जो लिखा है उसका जो मीनिंग है वो हमें जल्दी समझ में आ जाना चाहिए। लक्षणों से और उदाहरणों से युक्त होना चाहिए। उसके बाद आता है शास्त्रम एव विधम अमल इवादित्यम तमो विदुए प्रकाशयति सर्वम। मतलब जो अमल शास्त्र होता है वो विषयों को सूरज की तरह प्रकाशित कर देता है। उसके बाद आता है आचार्य परीक्षा। जो हमें पढ़ाएंगे वो कैसे होने चाहिए। पर्यवदा श्रुतम मतलब जो शास्त्र है वो उन्हें अच्छी तरीके से उन्होंने उसे सुन रखा हो, समझ रखा हो। चिकित्सा की जो क्रियाएं होती हैं उन्हें अच्छे से देख रखा हो। खुद से ही कार्य संपादन की योग्यता वाले होने चाहिए, कार्य कुशल होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए, जिनका हाथ औषध में, उपकरणों में सदा हो और सारे जो चिकित्सा संबंधी साधन होते हैं उनसे संपन्न होने चाहिए। सभी इंद्रियों से युक्त होने चाहिए, प्रकृति के ज्ञाता होने चाहिए, प्रतिज्ञ होने चाहिए। मतलब कि कब क्या करना है ये उन्हें पता होना चाहिए कि कोई कॉम्प्लिकेशन आ गया, कोई उपद्रव आ गया तो उसे कैसे ठीक करना है, कैसे शांत करना है। उसके बाद उनमें जो भी नॉलेज है वो ठीक तरीके से होना चाहिए। अहंकार रहित होने चाहिए, ईर्ष्यालु नहीं होने चाहिए, क्रोधी नहीं होने चाहिए। ठीक है? और शिष्य वत्सलम अध्यापकम, शिष्य के प्रति प्रेम वाला भाव होना चाहिए उनका। और उसके बाद ज्ञापन समर्थनम च इति। जो भी स्टूडेंट को समझाना है वो समझाने में कैपेबल होने चाहिए, समर्थ होने चाहिए कि वो अच्छे से टीचिंग कर पाएँ, स्टूडेंट को अपनी बात समझा पाएँ। उसके बाद आता है सुक्षेत्रम आर्तवो मेघ इव शस्य गुणे सुशिष्यम आशु वैद्य गुणे संपादयति। मतलब जैसे कोई अच्छी जमीन होती है, अच्छा खेत होता है, उस पे अगर फसल लगी और बारिश होने लगती है तो वो उसको एकदम समृद्ध बना देती है, अच्छा कर देती है। तो वैसे ही सुशिष्य जो होता है उसको वैद्य जो है अपने गुणों से संपन्न कर देता है। मतलब बारिश से जो खेत है, वो फसलें हैं, वो संपन्न हो जाएंगी, समृद्ध हो जाएंगी। वैसे ही जो वैद्य है, वैद्य को किससे कंपेयर किया है? वर्षा से। वो सुशिष्य को अपने गुणों से संपन्न बना देता है। उसके बाद ज्ञान के उपाय आते हैं। अब अगर तुम्हें ऐसा कोई आचार्य मिल जाए ये सारी क्वालिटीज वाला, तो तुम्हें उसके पास जाना है, स्टूडेंट को, शिष्य को उनके पास जाना है और उनको खुश करने के लिए। क्योंकि अगर तुम्हें उनसे पढ़ना है, तुमने सारी उनकी परीक्षा कर ली कि ऐसे टीचर हमें चाहिए,
अब अगर ऐसे कोई टीचर मिल जाए, तो हमें उनसे पढ़ना है तो हमें उन्हें खुश करना पड़ेगा ताकि वो भी हमें अपना शिष्य बना लें, एक्सेप्ट कर लें। तो इसके लिए हमें क्या करना है, उनके पास जाकर उनकी प्रसन्नता के लिए आराधना की इच्छा से देवता की तरह, पिता की तरह उनकी सेवा करनी है। उसके बाद आता है शास्त्र ज्ञान के उपाय या साधन। अब कोई भी शास्त्र ज्ञान, अगर तुम्हें किसी भी शास्त्र का ज्ञान चाहिए तो तुम 3 तरीके से उस ज्ञान को हासिल कर सकते हो। कैसे? एक तो अध्ययन से, मतलब उसको पढ़ो, खुद से उसको रीड करो, लर्न करो। अध्यापन से, उसको अच्छे से पढ़कर किसी स्टूडेंट को या अपने किसी फ्रेंड को उसको टीच करो, वो टॉपिक उसको समझाओ अच्छे से डिटेल में, तो भी तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। और तद्वित संभाषा करो। तद्वित संभाषा मतलब कि तुम्हें एक हेल्दी सा डिस्कशन करना है। डिस्कशन किसके साथ करना है? कि जो भी शास्त्र या जो भी टॉपिक तुम पढ़ रहे हो, उस टॉपिक के विशेषज्ञ के साथ। मतलब उस टॉपिक का कोई वो टॉपिक जिसकी भी स्पेशलिटी हो, जिसने उस टॉपिक में बहुत अच्छा पढ़ रखा हो, पीजी वगैरह कर रखी हो, ऐसे लोगों के साथ बैठकर उस टॉपिक के ऊपर एक हेल्दी सा डिस्कशन कर कर भी वो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो इन 3 तरीके से हम शास्त्र का जो ज्ञान है उसको हासिल कर सकते हैं। तो शास्त्र ज्ञान के उपाय या साधन जो हैं वो 3 होते हैं: अध्ययन, अध्यापन और तद्वित संभाषण। अब इन तीनों को हम डिटेल में देखते हैं। अध्ययन विधि, जो शास्त्र तुम्हें पढ़ना है उसमें एक बहुत अच्छी लाइन आती है, ठीक है? क्या बोलते हैं? पुनः पुनरावर्तयेत बुद्ध्या सम्यक अनुप्रविश्यार्थ तत्त्वम्। मतलब कि किसी भी चीज़ को अध्ययन करने के लिए, पढ़ने के लिए, उसका ज्ञान पाने के लिए तुम्हें उसका बार-बार रिविज़न करना पड़ेगा। तुम में से बहुत स्टूडेंट्स हैं जो बोलते हैं हमें चीज़ें याद नहीं होती, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। रिविज़न करो, जितना अच्छा, जितना ज़्यादा रिविज़न होगा उतनी चीज़ें जो है वो अच्छे से लर्न होती जाती हैं। तो बार-बार दोहराना है, बोल-बोल कर दोहराओ, लिख-लिख कर दोहराओ, मतलब बार-बार रिविज़न करना है, रिपीट करना है चीज़ों को। उसके बाद आता है अध्यापन विधि। अब अध्यापन मतलब पढ़ाना है बच्चे को। किसी को भी तुम पढ़ा सकते हो एज़ अ टीचर। किसी को कोई टॉपिक समझाओगे तो उससे भी शास्त्र ज्ञान हासिल होगा। तो अध्यापन में हमें क्या करना है? शिष्य परीक्षा करनी है कि कैसा शिष्य होना चाहिए। अभी हमने सबसे पहले शास्त्र परीक्षा देखी, फिर आचार्य परीक्षा देखी, अब शिष्य परीक्षा आ गई, कि जो स्टूडेंट है जिसे हमें पढ़ाना है, तो वो कैसा होना चाहिए? तो शांत स्वभाव का होना चाहिए, श्रेष्ठ प्रकृति का होना चाहिए, क्षुद्र कर्म नहीं करने वाला होना चाहिए, सीधी आँखें हों, मुख हो, नासिका हो, लाल स्वच्छ जीवा हो, मेधावी हो, धैर्यशाली हो, सभी इंद्रियों से संपन्न हो और अध्ययन में अभिरुचि हो। जो उसको पढ़ाना है हमें, उसमें उसका एक खुद का इंटरेस्ट भी होना ज़रूरी है। लोभ और आलस्य रहित होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ है, आचार्य वाग्भट शिष्य परीक्षा का 6 माह का बताते हैं। मतलब अगर उनके पास 1000 बच्चे भी आएँगे तो वो सबका एडमिशन कर लेंगे, जो आचार्य वाग्भट हैं। लेकिन 6 महीने उनकी परीक्षा करेंगे, फिर 6 महीने बाद 500 बच्चों को बोल देंगे कि तुम जाओ, तुम बिज़नेस करो या कुछ और काम करो, तुम लोग पढ़ाई के लायक तो नहीं हो भाई। उसके बाद अध्यापन से पूर्व, अब स्टूडेंट अगर सेलेक्ट कर लिया, परीक्षा कर ली, सेलेक्ट कर लिया कि इसे हमें पढ़ाना है, तो पढ़ाई स्टार्ट करवाने से पहले क्या करना चाहिए? तो उत्तरायण में, शुक्ल पक्ष में, अश्विनी, श्रावण, इनमें से किसी भी एक नक्षत्र में जब क्या हो, कल्याणकारक करण हो, कल्याणे कल्याणे च करणे, मैत्रे मुहूर्ते, और जो मुहूर्त हो वो अनुकूल हो। ये जो कोटेशन है, ये गर्भिणी के लिए भी आता है और शिष्य के लिए भी आता है। फिर अनुकूल मुहूर्त में आना है, शिष्य को हवन विधि करनी है। हवन विधि में जो वेदी बनेगी वो 4 हाथ लंबी होनी चाहिए और 4 हाथ चौड़ी होनी चाहिए। पूर्व की ओर मुख होना चाहिए, जिसमें मधु और सर्पी से 3-3 बार अग्नि से आहुति देना है स्वाहा कहकर। हवन करते हैं तो कहते हैं ना स्वाहा, स्वाहा ऐसे कहते हैं, तो वो आहुति देनी है स्वाहा स्वाहा कहकर 3-3 बार देनी है। किस चीज़ से? मधु और सर्पी से। हवन होने के बाद फिर उसे पढ़ा सकते हैं, पढ़ाई स्टार्ट करानी है। उसके बाद यहाँ पे आता है च एव अस्ति सूत्रम आयुर्वेदस्य पारं तस्मात् प्रमत्तं शश्वत अभियोगम अस्मिन् गच्छेत। मतलब जो आयुर्वेद है उसका कोई पार नहीं है, उसको कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता, वह असीम है, उसकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती। इसलिए इसके अध्ययन में प्रमाद रहित होकर सदैव तल्लीन रहना चाहिए, मतलब हमेशा इसको पढ़ते रहना चाहिए, हमेशा इसके अध्ययन में लगे रहना चाहिए। ठीक है? कुछ बच्चे पूछते हैं ना कि कितने टाइम में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, कब खत्म होगा?
तो आयुर्वेद जो है वो असीम है, मतलब उसको कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता, उसको कंटिन्यूअसली पढ़ना है। यूजी, पीजी होने के बाद अगर डॉक्टर बन जाओगे तब भी लगे रहना है। आचार्य चरक कहते हैं कि अगर तुम्हें एक अच्छा कुशल वैद्य बनना है तो तुम्हें हमेशा पढ़ाई करते रहनी पड़ेगी, हमेशा लगे रहो। तो वही है। उसके बाद एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है, कृत्सनो ही लोके बुद्धिमताम आचार्य। बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए संपूर्ण संसार ही गुरु है। ठीक है, अगर तुम बुद्धिमान हो, कुछ बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा एक्सक्यूज़ेज़ देते हैं कि हमें टाइम नहीं मिला, हम कब पढ़ेंगे, कैसे होगा? तो अगर तुम बुद्धिमान हो तो तुम्हारे लिए संपूर्ण जो संसार है वही गुरु है। तुम हर जगह से चीज़ों को सीख सकते हो, समझ सकते हो। शत्रुश्च अबुद्धिमताम्, मतलब और मूर्खों के लिए सारा जो संसार है वो शत्रु है। तो ये ऐसी लाइन्स तो याद होनी चाहिए, बहुत अच्छी हैं। ठीक है, कृत्सनो ही लोको बुद्धिमताम आचार्य, शत्रुश्च अबुद्धिमताम्। उसके बाद संभाषा विधि आती है। संभाषा मतलब होता है एक डिस्कशन करना, जहाँ दो लोग बैठकर कुछ बातें कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, वो संभाषा होता है। संभाषा विधि जो होती है वो कैसी होनी चाहिए? वैद्य को वैद्य के साथ ही संभाषा करनी चाहिए। अगर तुम वैद्य हो तो किसी वैद्य के साथ ही डिस्कशन करो किसी बात पे। जो जिस विद्या का जानकार है, उसे उसी विद्या के जानकार के साथ संभाषा से ज्ञान की अभिवृद्धि होती है और आनंद मिलता है। अगर तुम्हें कोई टॉपिक अच्छे से आता है, तो जिसके साथ तुम संभाषा करोगे, उसे भी वो भी उसी विषय का जानकार होना चाहिए। अगर तुम 2 लोग आपस में बात करोगे जो एक ही टॉपिक के जानकार हो, तो उससे ज्ञान की अभिवृद्धि होगी, जो ज्ञान है, जो नॉलेज है वो बढ़ेगा और आनंद मिलेगा। अगर नॉलेज बढ़ेगा तो खुशी होगी कि आज हमने ये नई चीज़ सीखी। तुम्हारा नहीं पता तुम लोग को होती है कि नहीं। संभाषा से उस विषय का विशेष ज्ञान होता है। अगर किसी टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हो तो उस टॉपिक के बारे में ज़्यादा चीज़ें तुम्हें पता चलेगी। बोलने की शक्ति उत्पन्न होती है, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बात करने का, यश की दीप्ति बढ़ती है, यश बढ़ेगा। पहले सुने किसी संदेहयुक्त वाक्य को पुनः सुनने से संशय जो है वो मिट जाता है। मतलब कि अगर कोई चीज़ तुमने इससे पहले अगर ये चैप्टर समझ रखा है और अगर तुम दोबारा समझोगे, तो पिछली बार जो भी डाउट्स थे या अगर तुम ये लेक्चर पहली बार सुन रहे हो तो हो सकता है कुछ चीज़ों में तुम्हें कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो। अगर तुम इस लेक्चर को दोबारा सुनोगे, तो वो जो पिछले डाउट्स हैं वो क्लियर अपने आप हो जाएँगे और पुनः सुनने से उस ज्ञान के प्रति बुद्धि में दृढ़ता उत्पन्न होती है। अगर तुम्हें कोई डाउट नहीं भी है, फिर भी अगर तुमने दोबारा सुना, तो तुम्हें पहले सारी चीज़ें समझ आ गई थी, तुमने दोबारा सुना, अगर डाउट है तो वो तो क्लियर हो जाएगा, अगर डाउट नहीं है, तो जो बुद्धि है वो दृढ़ हो जाएगी, मतलब चीज़ें और ज़्यादा अच्छी तरीके से फिक्स हो जाएँगी माइंड में, भूलोगे नहीं आसानी से। किसी नए विषय को सुनने का अवसर मिलता है। अगर कोई संभाषा हो रही है, कोई डिबेट हो रही है और अगर तुम वहाँ पर बैठे हो, तो अगर वो टॉपिक चल रहा है जो तुम्हारे लिए नया है, तो तुम उस नए टॉपिक के बारे में जानोगे। गुरु सेवा के कठिन श्रम के से फलस्वरूप प्राप्त जो ज्ञान होता है, वो संभाषा द्वारा बिना श्रम के ही प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब जब डिबेट चल रही होती है, तो कभी-कभी जीत की खुशी में, कभी-कभी डर की वजह से, एक्साइटमेंट की वजह से जो वक्ता होता है, जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, वो ऐसी बहुत सारी जो उन्होंने इतने सालों में इतनी मेहनत करके जो बातें सीखी हैं, वो उन्हें एक ही बार में बता देते हैं। ठीक है? तो बिना श्रम के ही जो फल है, वो प्राप्त हो जाता है। इसलिए जो विद्वान लोग हैं, वो तद्वित संभाषा की प्रशंसा करते हैं। उसके बाद संभाषा के भेद 2 टाइप्स की संभाषाएँ होती है, एक होती है संध्याय संभाषा और एक होती है विग्रह संभाषा। जो संध्याय संभाषा होती है ये अनुलोम संभाषा होती है, मतलब फ्रेंडली डिस्कशन होता है इसमें, एक हेल्दी डिस्कशन होता है। जैसे तुम लोग अपने पापा-मम्मी के साथ कभी-कभी बैठ के किन्हीं टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करते हो या भाई-बहन के साथ करते हो। एक होती है विग्रह संभाषा, मतलब इसमें क्या होगा, एकदम कॉम्पिटिशन होगा कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, इस टाइप की लड़ाई होगी। तो ये विग्रह संभाषा होती है, संध्याय संभाषा होती है। जो संध्याय संभाषा होती है, संध्याय संभाषा ये क्या होती है? शास्त्रीय और व्यावहारिक ज्ञान संपन्न व्यक्ति के साथ करनी है। प्रश्न करने और उत्तर देने में समर्थ व्यक्ति के साथ क्रोध रहित, निभ्रांत ज्ञान संपन्न होना चाहिए। क्लेश सहिष्णु होना चाहिए, मतलब कि जो क्लेश होता है उसको सहने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। मधुरभाषी व्यक्ति के साथ करना चाहिए। संध्याय संभाषा इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे मैं किसी ट्रिप पर गई और आकर मैं उसके बारे में बता रही हूँ, समझा रही हूँ कि मैंने ये देखा, वो देखा, फिर
अगर तुम लोग सुन रहे हो तो क्वेश्चंस करो कि ये कैसा था, वो कैसा था, और मैं उसका जवाब दे रही हूँ। तो बेसिकली एक फ्रेंडली सा डिस्कशन होता है संध्या संभाषा। उसके बाद और थोड़ा-सा बोरिंग होता है, ठीक है? क्योंकि एक जना बोल रहा है, बाकी सुन रहे हैं, इस तरीके से। विग्रह संभाषा मतलब होता है जो डिबेट होती है, ठीक है? इसमें 2 लोग होते हैं जिनके बीच में कॉम्पिटिशन होता है किसी भी टॉपिक को लेकर। इसमें जलपक के गुण आते हैं जो 5 होते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं। जलपक मतलब होता है पार्टिसिपेंट, जो भी उस डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहा है उसके क्या गुण होने चाहिए। तो सुनने वाला होना चाहिए, ज्ञान संपन्न होना चाहिए, धारण शक्ति होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सामने वाले ने कुछ बोला और वो भूल गया कि मुझे जवाब क्या देना है। प्रतिमान होना चाहिए, मतलब प्रत्युत्पन्न जो बुद्धि होती है वो होनी चाहिए उसमें, कि किसी ने कुछ बोला तो उससे रिलेटेड जो भी उसको आता है वो एक्सप्रेस कर पाए। और वचन शक्ति, बोलने वाला होना चाहिए। तो ये 5 गुण बहुत इम्पोर्टेंट है जो जलपक के गुण होते हैं, और जलपक के दोष भी 5 बताए हैं, ठीक है? कोपन्त्व मतलब कि गुस्सा नहीं करना है उसे, अगर गुस्सा आ रहा है तो ये दोष है। अवैशास्यम, शास्त्र ज्ञान नहीं होना। भीरुत्वम, डरपोक होना। धारणत्व मतलब अगर सामने वाले ने कुछ बोला और ये भूल गया, किसने क्या पूछा था, क्या बोला था, तो इसके जवाब में मुझे क्या बोलना चाहिए, ठीक है? अनवहितत्व मतलब असावधान रहना, मतलब पूरा टाइम ना एक्टिव रहना है। अगर थोड़ा-सा भी ध्यान इधर-उधर होगा, सावधानी नहीं होगी, तो हम वो चीज़ों का जवाब ठीक से नहीं दे पाएँगे। तो ये 5 दोष हैं जलपक के। उसके बाद आता है प्रतिपक्षी के भेद या विपक्षी के भेद। जो सामने हमारा जो कॉम्पिटिटर है, वो 3 टाइप्स का हो सकता है। प्रवर, प्रत्यवर और सम। प्रवर मतलब जो अपने से श्रेष्ठ है, मतलब तुमसे बेटर है, वो प्रवर। प्रत्यवर मतलब जो तुमसे दुर्बल है, तुमसे वीक है। और सम मतलब तुम्हारे समान ही बुद्धि वाला है। तो ये जो भेद हैं, ये गुणों के आधार पर भेद किए हैं। किसी जाति, धर्म या किसी भी और चीज़ के बेस पर ये जो भेद हैं, ये नहीं किए। गुणों के आधार पर, मतलब अगर तुमसे ज़्यादा गुणों वाला है तो प्रवर, तुमसे कम है तो प्रत्यवर, और अगर तुम्हारे समान गुणों वाला ही है तो सम। तो ये 3 भेद होते हैं प्रतिपक्षी के या विपक्षी के। उसके बाद आता है परिषद के भेद, ये 2 होते हैं। परिषद मतलब जो पब्लिक है, जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है उसमें जितने भी लोग बैठे हैं, वो 2 टाइप्स की होती है, ज्ञानवती और मूढ़वती या मूढ़ परिषद। जो ज्ञानवती है मतलब ज्ञान विज्ञान संपन्न पुरुष बैठे हैं, जैसे कॉन्फ्रेंस चल रही है जिसमें सारे साइंटिस्ट, सारे डॉक्टर्स आए हुए हैं, तो वो हो जाएगी ज्ञानवती परिषद। दूसरी होती है मूढ़ परिषद, मतलब कि जैसे जेसीबी चल रही है और बहुत सारी पब्लिक खड़ी होके उसको देख रही है, तो ये तो बेवकूफ़ी है, तो ये मूढ़ परिषद, जिसमें शास्त्र ज्ञान विहीन मूर्ख व्यक्ति लोग हैं उसमें। अब अगेन इसको 3-3 टाइप्स में डिवाइड किया है। ज्ञानवती में 3 टाइप्स हैं, सुहृद परिषद, उदासीन और प्रतिनिविष्ट। सुहृद मतलब मित्र परिषद, ठीक है? उदासीन परिषद और प्रतिनिविष्ट परिषद। ज्ञानवती सुहृद परिषद, इसका मतलब कि 2 फ्रेंड्स हैं, वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि नहीं इसका ऐसा नहीं, जैसे अगर कोई कॉन्फ्रेंस चल रही है, कोई डिबेट चल रही है, उसमें ये डिस्कशन हो रहा है कि जो फ़ोन है, या इस तरीके से कि जो लाइफ़ है वो 2007 में ख़त्म हो जाएगी, कोई बोल रहा है नहीं 2012 में ख़त्म होगी, कोई बोल रहा है नहीं 2024 में ख़त्म होगी, तो उसके पीछे वो अपने-अपने रीज़न्स दे रहे हैं। तो 2 फ्रेंड्स आपस में डिस्कस कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा ज्ञानवती सुहृद परिषद या मित्र परिषद। ज्ञानवती उदासीन परिषद मतलब कि कॉन्फ्रेंस चल रही है और सब लोग अच्छा हेवी सा लंच दाल-बाटी खाकर बैठे हैं। इसका मतलब तो नींद आ रही है सबको, तो वो उदासीन परिषद की कोई डिस्कशन चल रहा है और सब बहुत बोर हो रहे हैं। लेकिन इसमें जो लोग हैं, सब ज्ञानवान हैं, ठीक है? सब साइंटिस्ट, डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। लेकिन अभी हेवी लंच की वजह से उनको नींद आ रही है, तो वो हो जाएगी ज्ञानवती उदासीन परिषद। ज्ञानवती प्रतिनिविष्ट परिषद मतलब कि एक बोल रहा है कि नहीं 2007 में लाइफ खत्म हो जाएगी, और उसका जो दूसरे फ्रेंड्स हैं वो बोल रहे हैं नहीं 2012 में होगी, और आपस में उनका आर्ग्यूमेंट सा हो रहा है। तो ज्ञानवती प्रतिनिविष्ट परिषद, तो ये 3 टाइप्स हो गए। फिर अगेन जो मूढ़ परिषद है वो भी 3 टाइप्स में है। मूढ़ सुहृद परिषद, मूढ़ा उदासीन परिषद और मूढ़ा प्रतिनिविष्ट परिषद। अब सुहृद, अगर मूढ़ परिषद है मतलब 2 फ्रेंड्स हैं, अब वो खड़े हैं, जेसीबी चल रही है, वो बोल रहा है, एक बोल रहा है कि यहाँ पर खड़े रहते हैं, एक बोल रहा है कि
दूसरा उसको बोल रहा है कि अरे चल-चल वहाँ पे जो डैम है उसका पानी ओवरफ्लो किया है तो वो देखने चलते हैं। तो ये हो जाएगा सुहद परिषद, ठीक है? मूढ़ा प्रतिनिविष्ट परिषद मतलब कि एक बोल रहा है कि नहीं-नहीं मैं तो यहीं रहूँगा, एक बोल रहा है नहीं-नहीं वहाँ चलते हैं, वहाँ ज़्यादा मज़ा आएगा। तो दोनों बेवकूफ़ हैं, तो मूढ़ा प्रतिनिविष्ट परिषद। और मूढ़ा उदासीन परिषद मतलब कि रास्ते से एक फैमिली जा रही है, अ, एक हस्बैंड है, वाइफ है, उनका बच्चा है, वो जा रहे हैं, बीच में लड़ाई हो रही है और वो खड़े हो गए हैं उसको देखने के लिए। बेवकूफ़ जैसे ना उनका कोई मतलब है, ना कुछ समझ आ रहा है, ना कुछ, बस खड़े हैं और वो देख रहे हैं। वो आदमी अपनी गाड़ी रोककर उनको देखे जा रहा है कि पुलिस आ गई है, मार रहे हैं, कुछ हो रहा है, बस खड़े हैं। तो वो हो जाएगा मूढ़ा उदासीन परिषद, मतलब उसको कोई मतलब नहीं है कि मेरी वाइफ बैठी है, बेटा बैठा है, चलो यहाँ से, नहीं, खड़े हो गए हैं। तो ये सब बेवकूफ़ी के 3 होते हैं और ज्ञानवती के 3 होते हैं। तो बेसिकली जो परिषद के भेद होते हैं वो 2 होते हैं, ज्ञानवती और मूढ़ परिषद, ठीक है? और फिर अगेन उसको 3-3 टाइप्स में बाँटा है। ज्ञानवती सुहद, उदासीन और प्रतिनिविष्ट, वैसे ही मूढ़ा, सुहद, परिषद, उदासीन और प्रतिनिविष्ट। उसके बाद आते हैं वाद मर्यादा, ठीक है? वाद मर्यादा के 2 लक्षण हैं, इदम वाक्यम, इदम अवाच्यम। इदम वाच्यम मतलब कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। तो ये 2 टाइप से मर्यादा होती है। अगर कोई भी डिबेट हो रही है तो उसमें ये दिमाग होना चाहिए कि हमें क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए, ये सोच कर बात करनी है। उसके बाद आते हैं वाद मार्ग, जो 44 होते हैं और इसी को बोलते हैं वाद मार्ग ज्ञानार्थ पद। ये भी 44 होते हैं, दोनों एक ही हैं। अब सबसे इसमें इसमें सबसे पहले वाद ही आता है। देखो वाद मार्ग 44 होते हैं, उनकी स्टार्टिंग होती है वाद से और खत्म कहाँ पर होता है? निग्रह स्थान पे। स्टार्टिंग और एंडिंग याद रखना। अब ये जो 44 है ये पूरे एग्ज़ैक्ट याद नहीं करने कि ये बैठ के रटने लग गए। बस हर किसी को समझ लेना है कि किसमें क्या बोला है और वो बहुत ईज़ी है। बस ये याद रखना स्टार्टिंग वाद है और लास्ट में निग्रह स्थान आता है। सबसे पहले वाद में क्या आता है? सह शास्त्र पूर्वक विग्रह कथयति, बहुत इम्पोर्टेंट है। वाद मतलब शास्त्र के अनुसार जो विग्रह संभाषा होती है, वो वाद होता है। मतलब कि एक एक तंत्र या एक शास्त्र के अकॉर्डिंग कोई डिबेट हो रही है, उस पे बेस्ड होकर, तो वो वाद होता है। ये 2 टाइप्स का होता है, जल्प और वितंडा, ठीक है? जल्प में क्या होगा? पक्ष आश्रितयो वचनम जल्प, मतलब अपने पक्ष को युक्ति संगत रूप में कोई सिद्ध कर रहा है, तो वो जल्प हो जाएगा। वितंडा मतलब होता है, वितंडा नाम परपक्षे दोष वचनम मात्र ही, मतलब कि बिना किसी बेसलेस बात करना, सेंसलेस बात करना, वो वितंडा होता है। बेसिकली देखो अगर कोई डिबेट हो रही है, तो या तो ये है कि तुम अपने पॉइंट को प्रूफ करो कि ऐसा क्यों, और या तो ये होता है कि तुम दूसरे के पॉइंट में ही गलतियाँ निकालते रहो, उसको हराने के लिए। तो अगर जो वाद है उसमें क्या हो रहा है? शास्त्र पूर्वक विग्रह कथयति, शास्त्र के अनुसार विग्रह संभाषा हो रही है। ये 2 टाइप्स की, या तो जल्प अपने पॉइंट को कोई सिद्ध कर रहा है तो वो जल्प, और वितंडा मतलब दूसरे के पॉइंट में कोई सिर्फ दोष निकाल रहा है और बेसलेस बातें कर रहा है, तो वो वितंडा हो जाएगी। उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये जो 6 आएँगे, ये षट पदार्थ हैं, लेकिन षट पदार्थ का जो क्रम है, वो वैशेषिक अनुसार है, ठीक है? आचार्य चरक के अनुसार नहीं है। जैसे जो चैप्टर 1 में हमने क्रम पढ़ा था, वो नहीं है, वैशेषिक अनुसार है। द्रव्य, गुण, कर्म, समवाय, सामान्य, विशेष और समवाय। तो ये 6 षट पदार्थ हैं, जो चैप्टर 1 में डिस्क्राइब किए हुए हैं। उसके बाद 8th नंबर पे आता है प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा नाम साध्य वचनम। जो प्रूफ करना है वो प्रतिज्ञा होती है। पंचावय वाक्य हम पढ़ के आए हैं अनुमान प्रमाण में, वही जो प्रतिज्ञा होती है कि क्या सिद्ध करना है। जिस बात को प्रमाणित करके सिद्ध करना है, वही प्रतिज्ञा होती है। जैसे पुरुष नित्य है, इस बात को प्रूफ करना है, तो वो जो लाइन है उसी को बोल देना कि पुरुष नित्य है, ये प्रतिज्ञा हो जाएगी। उसके बाद आता है स्थापना, ठीक है? स्थापना नाम तस्य एव प्रतिज्ञा हेतु दृष्टांत उपनय निगमने स्थापना। मतलब जिस प्रतिज्ञा को, अभी इससे पहले हमने प्रतिज्ञा देखा, साध्य वचनम, जिस वचन को सिद्ध करना है वही प्रतिज्ञा है। अब उस प्रतिज्ञा को कैसे सिद्ध कर रहे हो? हेतु की हेल्प से, दृष्टांत, उपनय और निगमन से सिद्ध कर रहे हो, तो वो उसको सिद्ध करना जो प्रोसेस है वो स्थापना है, ठीक है? तो प्रतिज्ञा सबसे पहले होती है। देखो पहले एक टॉपिक तो चाहिए होगा ना कि किस बात को तुम्हें सिद्ध करना है। जैसे पुरुष नित्य है, तुमने बोला, प्रतिज्ञा की, उसके बाद ही तो उसको प्रूव करोगे, ठीक है? बिना प्रतिज्ञा के तो बात को प्रूफ नहीं कर सकते। तो पहले प्रतिज्ञा होती है और फिर स्थापना होती है, ठीक है? अब प्रतिज्ञा की कि पुरुष नित्य है,
नित्यः पुरुष इति प्रतिज्ञा, पुरुष नित्य ही प्रतिज्ञा की, अब इसको स्थापना करनी है, सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। जो बोलता है ना हेंस प्रूव्ड, तो वो स्थापना है। कैसे? हेतु लिया, हेतु मतलब एक रीजन लिया। अकृतवाद इति, अकृत मतलब होता है कि जिसको किसी ने बनाया नहीं हो, ठीक है, तो किसी के द्वारा निर्मित नहीं होता, अकृतवाद। तो ये रीजन हो गया। फिर दृष्टांत मतलब होता है एग्जाम्पल, याद रखना, दृष्टांत मतलब होता है एग्जाम्पल। तो अब एग्जाम्पल में दिया यथा आकाशम इति, जैसे आकाश किसी के द्वारा निर्मित नहीं है, तो वैसे ही वह नित्य है। उपनय, उपनय मतलब कि उसको एग्जाम्पल की हेल्प से फिर कोरिलेट करना, ठीक है। यथा च अकृतम आकाशम, जैसे आकाश किसी ने नहीं बनाया, एग्जाम्पल को हेल्प लिया। तच्च नित्यम यथा पुरुषमिति, तो वैसे ही पुरुष को भी किसी ने नहीं बनाया। और फिर निगमनम आ जाएगा तस्मान नित्यम इति, अतः पुरुष नित्य है। तो अब ये क्या हो गया, स्थापना हो गई, मतलब जो प्रतिज्ञा है उसी को रिपीट कर देना निगमनम होता है, मतलब लास्ट में कि इस तरीके से हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये निगमन होता है। तो सबसे पहले हमने रीजन दिया कि अकृत है, जो पुरुष है वो अकृत है, किसी ने नहीं बनाया। फिर हमने एग्जाम्पल दिया, आकाश भी अकृत है तो वो नित्य है। फिर उसको कोरिलेट किया, सिचुएशन को एग्जाम्पल के साथ कोरिलेट करके समझाना उपनय होता है। जैसे आकाश को किसी ने नहीं बनाया, वैसे ही पुरुष को भी किसी ने नहीं बनाया। और निगमनम में आ जाएगा प्रतिज्ञा को ही रिपीट कर देना कि अतः जो पुरुष है वो नित्य है, तो ये स्थापना होती है। फिर आता है प्रतिस्थापना, ठीक है। प्रतिस्थापना मतलब जो पर प्रतिज्ञा विपरीत स्थापना, ठीक है। ये जो कोटेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। पर प्रतिज्ञा विपरीत स्थापना मतलब जो प्रतिज्ञा की गई थी उसके विपरीत प्रतिज्ञा को स्थापित करना। जैसे प्रतिज्ञा की थी कि पुरुष नित्य है, अब इससे ऑपोजिट प्रतिज्ञा को स्थापित करना है। जैसे पुरुष अनित्य है, अब इसको प्रूफ करना है, प्रतिस्थापना कहलाएगा, ठीक है। जैसे तुम्हारे बाट सामने वाला जो कॉम्पिटिटर है तुम्हारा, उसने बोला है पुरुष नित्य है, तो तुम्हें प्रतिस्थापना करना पड़ेगा, मतलब उससे विपरीत जो प्रतिज्ञा है वो लेकर उसको स्थापित करना पड़ेगा, उसको प्रूफ करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा प्रतिस्थापना। अब इसमें क्या होगा, पुरुष अनित्य है, ये प्रतिज्ञा हो गई। हेतु आ जाएगा ऐन्द्रिक, ऐन्द्रिक मतलब इंद्रियों से दिखाई देता है, ठीक है, इंद्रियों द्वारा ग्रहण होता है, ऐन्द्रिक। फिर दृष्टांत एग्जाम्पल दिया घट, घट मतलब जो घड़ा होता है वो भी हमें आंखों से दिखाई देता है, एग्जाम्पल। फिर उसके बाद उपनय क्या हो जाएगा, उसको कोरिलेट करना, जैसे घट जो ऐन्द्रिक है, आंखों से दिखाई देता है और वह अनित्य है, खत्म हो जाएगा। वैसे ही पुरुष भी ऐन्द्रिक होने से अनित्य है, और लास्ट में निगमन होना कि इसलिए पुरुष अनित्य। इस तरीके से हमने उस जो प्रतिज्ञा की थी उसके विपरीत प्रतिज्ञा को हमने स्थापित किया, तो वो हो जाएगा प्रतिस्थापना। उसके बाद आता है हेतु, हेतु मतलब कारण, ठीक है। हेतु नाम उपलब्धि कारण, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति के साधन को ही हेतु कहते हैं, उपलब्धि कारण। हेतु किसको बोलेंगे, जिस भी ज्ञान की प्राप्ति करनी है उसको किसकी हेल्प से, किस रीजन से तुम हेल्प उसको ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हो, उस साधन को क्या बोलते हैं, हेतु बोलते हैं। अब 4 टाइप्स के हेतु बताए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश और उपमान, ये याद रखना है। आचार्य चरक ने परीक्षाएं कितनी बताई हैं, वो भी 4 बताई हैं। कौन सी? आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति। लेकिन उन्होंने हेतु के भेद 4 बताए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश और उपमान बताया है। दृष्टांत होता है मूर्ख विदुषाम बुद्धि साम्यम, दृष्टांत मतलब अभी हमने देखा एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे आकाश का एग्जाम्पल लिया, घड़े का एग्जाम्पल लिया, वो दृष्टांत था, एग्जाम्पल। तो दृष्टांत वो होता है जहाँ मूर्ख व्यक्ति और विद्वान व्यक्ति दोनों की ही बुद्धि समान रूप से जानकारी कर लेती है। मतलब एग्जाम्पल एक ऐसी चीज है जिसकी हेल्प से कोई भी चीज, चाहे वो बुद्धिमान व्यक्ति हो चाहे वो मूर्ख व्यक्ति हो, उसको हम समझा सकते हैं, तो वो होता है दृष्टांत, ठीक है। जहाँ मूर्ख और विद्वान दोनों की बुद्धि समान रूप से ठीक ठीक जानकारी कर लेती है। जो वर्णन योग्य विषय है उसको उदाहरण देकर समझाना है, और जो साध्य विषय है उसको सिद्ध करना है, तो ये दृष्टांत हो जाएगा। फिर उपनय और निगमनम, ये दोनों हमने अभी देख लिए। उपनय मतलब क्या होता है, जो दृष्टांत एग्जाम्पल लिया उसकी हेल्प से ही उपनय को हम बनाते हैं, मतलब दोनों को कोरिलेट करते हैं, प्रतिज्ञा और दृष्टांत को, और उपनय बनाते हैं। और निगमन मतलब क्या होता है, जो प्रतिज्ञा है जिसको हमने प्रूव किया उसी को रिपीट बताना, वो निगमन होता है। उसके बाद आता है उत्तर, ठीक है। उत्तर में आता है साधर्म्यो उपदिष्टते हेतु वैधर्म्य वचनम,
और वैधर्म्य उपदिष्टते वा हेतु साधर्म्यवचनम्। जहाँ पर भी साधर्म्य वैधर्म्य दिखाई दे वो उत्तर है। अब इसका मतलब क्या है? अगर समान धर्म द्वारा उपदेश देने पर विपरीत धर्म वाले वचन का कथन और विपरीत धर्म वाले का उपदेश देने पर समान धर्म वाले वचन का कहना उत्तर होता है। इसको कैसे समझो? देखो, अगर कोई कोई बात कह रहा है, ठीक है? जैसे हेतु के समान धर्म द्वारा कोई उपदेश दे रहा है, तो उससे विपरीत धर्म वाले वचन का कथन करना है। मतलब अगर तुम डिबेट में बैठे हो, विग्रह संभाषा चल रही है, डिबेट में बैठे हो, तुम्हारा पार्टिसिपेंट अगर किसी रीज़न के बारे में बोल रहा है, तो तुम्हें उससे ऑपोज़िट बात करनी है ना? और अगर वो विपरीत धर्म वाले का उपदेश कर रहा है, तो तुम्हें उससे समान धर्म वाले वचन का उपदेश करना है, तभी तो कॉम्पिटिशन इंटरेस्टिंग बनेगा। तो आंसर तुम्हें इस तरीके से करना है। उसके बाद सिद्धांत आता है। सिद्धांत परीक्षकेर बहुविधम परीक्ष्य हेतुभिश्च साधित्वा स्थापिते निर्णय। इसका मतलब होता है कि जो अ, परीक्षक बहुत सारे परीक्षकों द्वारा जिस चीज़ को परीक्षा किया हुआ हो, ठीक है? बहुत सारे हेतुओं से जिस बात को सिद्ध किया हो, वो सिद्धांत होता है। ठीक है? जो बहुत सारे परीक्षक होते हैं, मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट होते हैं, उन्होंने उसको परीक्षा कर रखी है किसी टॉपिक की। बहुत सारे रीज़न से उसको प्रूव कर रखा है और मतलब एक फिक्स कोई डिसीज़न ले रखा है, जो बहुत सारी चीज़ों बहुत रिसर्च हो चुकी है उस टॉपिक के ऊपर, तो उसको सिद्धांत कहते हैं। ठीक है? जो उसके भेद होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। एक होता है सर्वतंत्र सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत और अभ्युपगम सिद्धांत। सर्वतंत्र सिद्धांत वो होता है जो सभी शास्त्रों में प्रसिद्ध होते हैं, वो सर्वतंत्र सिद्धांत होते हैं। जैसे रोगों के निदान, जो रोग होते हैं, साध्य रोगों की चिकित्सा, ये सारे ही तंत्रों में प्रसिद्ध हैं। डिसीज़ेज़ के रीज़न्स होंगे, जो डिसीज़ेज़ होंगी वो होंगी, उनका ट्रीटमेंट होगा, ये हर जगह है। तो जो सभी तंत्रों में जो सभी शास्त्रों में प्रसिद्ध हैं, वो सर्वतंत्र। प्रतितंत्र जो किसी एक में प्रसिद्ध हैं, वो प्रतितंत्र। जैसे दूसरे शास्त्रों में 8 रस होते हैं, आयुर्वेद में 6 रस हैं, तो वो प्रतितंत्र सिद्धांत हो जाएगा। जो हर सिद्धांत का अपना पर्टिकुलर पर्टिकुलर कोई मानना है कि ऐसा होता है, तो वो प्रतितंत्र सिद्धांत। अधिकरण सिद्धांत में क्या होता है, जिस भी विषय को जिस भी विषय के बारे में बात कर रहे हैं, जिसकी भी बात चल रही है, उसमें हम किसी दूसरी जो बीच में छोटी-छोटी सिचुएशंस आती है, उसको हम खुद से ही मान लेते हैं। जैसे कोई एक्सपेरिमेंट चलता है, तो हम मान लेते हैं सपोज़, अगर हम वो जो सपोज़ वाली सिचुएशन लेते हैं, कि समझ लो, मान लो कि अगर यहाँ पर निर्वात है, मतलब वैक्यूम है, एयर नहीं है, तो ये एक्सपेरिमेंट का रिज़ल्ट ये मिलता है। तो अब वो बीच में जो हमने मान लिया, अब ज़रूरी नहीं है वहाँ पर वो चीज़ निर्वात ही हो, वैक्यूम ही हो, लेकिन हम उसको मान लेते हैं और उसके बेस पे फिर हम बाकी चीज़ को प्रूव कर देते हैं। तो बीच में जो छोटी-छोटी चीज़ें आती हैं, जिनको हम सपोज़ कर लेते हैं, ठीक है? और उनको भी जिनको हम सपोज़ करके मान लेते हैं, वो अधिकरण सिद्धांत होता है। जिस अधिकरण के विषयों का उल्लेख किया जा रहा हो, उसमें दूसरे अधिकरण का आना और उनका प्रमाणित हो जाना। देखो, इसका एग्ज़ाम्पल देखो, मुक्त पुरुष, मुक्त मतलब जिसको मोक्ष प्राप्ति हो गई है, शुभ-अशुभ फलों के बंधनों में डालने वाले कर्मों को नहीं करता, क्योंकि वह निष्प्रह होता है। अभी ये एक लाइन थी, ठीक है? जो कि जिसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई है, वो शुभ-अशुभ फलों के बंधनों में डलने वाले कर्मों को नहीं करता, क्योंकि अब वो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। तो वैसे ही अब ये वाली चीज़ बोलने से ये कर्म, फल, मोक्ष, पुरुष और पुनर्जन्म स्वयं ही सिद्ध हो गए। अब ये अगर लाइन आ गई तो मोक्ष का होना, शुभ-अशुभ फलों की वजह से पुनर्जन्म होना, पुरुष का होना, ये सारी बातें ऑटोमैटिकली सिद्ध हो गई, प्रूफ हो गई, है ना? तो कोई अगर अधिकरण है या कोई विषय है जिसकी बात कर रहे हैं, तो दूसरे जो चीज़ें उसमें आ रही हैं, वो ऑटोमैटिकली अगर प्रूफ हो जाती हैं, तो उसको अधिकरण सिद्धांत बोलते हैं। और अभ्युपगम सिद्धांत में क्या होता है, जिस अप्रमाणित, अपरीक्षित, अनुपदिष्ट और अहेतुक बात को वैधि लोग वाद-विवाद के समय मान लेते हैं। मतलब जिसका कोई परीक्षा नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है जिसका, कहीं उपदेश नहीं है, कोई रीज़न नहीं है जिस बात का, उन बातों को भी वाद-विवाद के टाइम पे अगर कोई मान लेता है, तो वो अभ्युपगम सिद्धांत होता है। उसके बाद आता है शब्द, 17 नंबर पे। शब्दों नाम वर्ण सामान्य। मतलब जो वर्णों का समूह होता है, उसी को शब्द कहते हैं। ठीक है? जैसे कोई भी अगर मैं वर्ड लिख रही हूँ कल, अगर मैंने ये वर्ड लिखा, तो क,
प्लस अ प्लस ल प्लस अ। इससे बन जाएगा कल। तो ये जो वर्ण है, इनके समूह को एक शब्द बना दिया हमने, तो वही क्या होता है? शब्द होता है। वर्णों का जो समूह होता है उसको शब्द कहते हैं। ये 4 टाइप्स का होता है, दृष्टार्थ, अदृष्टार्थ, सत्य और असत्य। ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यूजी में भी पूछा जाता है कि शब्द कितने प्रकार का होता है, तो 4 भेद हैं शब्द के। एक होता है दृष्टार्थ, मतलब जो दिखाई दे रहा है, जो प्रत्यक्ष है, जैसे 3 हेतु से दोष प्रकोपित होंगे, ये दिखाई देता है दृष्टार्थ। अदृष्टार्थ जो प्रत्यक्ष नहीं होते हैं, पुनर्जन्म, मोक्ष। ठीक है? देखो इनको भी इन्होंने ऐसा माना है, अदृष्टार्थ में जो प्रत्यक्ष नहीं होते, मतलब दिखाई नहीं देते लेकिन होते हैं रियल में, जैसे पुनर्जन्म और मोक्ष, ये दिखाई नहीं देते हैं लेकिन होते हैं। और उसके बाद आता है सत्य और असत्य। सत्य मतलब जो सही है, यथार्थ है, जैसे आयुर्वेद के उपदेश सत्य है। असत्य है, अनरत, अनरत मतलब भी सत्य असत्य ही होता है। ठीक है, दोनों एक ही है। जो सत्य से विपरीत होता है वो अनरत होता है। ठीक है, अनरत। उसके बाद प्रत्यक्ष आता है 18 नंबर पे, तद आत्मा च इंद्रियेष्ट स्वयं उपलभ्यते, जो आत्मा और इंद्रियों से स्वयं ही ग्रहण किया जाता है। ठीक है, जैसे सुख दुख आदि आत्मा से प्रत्यक्ष है, और शब्द रूप आदि जो इंद्रियों के अर्थ होते हैं वो इंद्रियों से प्रत्यक्ष है। अनुमान, अनुमान नाम तर्को युक्ति अपेक्षा, युक्ति के साथ जो तर्क किया जाता है वो अनुमान है। जैसे अग्नि जनन शक्तियाँ, अग्नि से हम क्या पता कर सकते हैं? जनन शक्ति, पाचन शक्ति कैसी है, और बलम व्यायाम शक्तियाँ। बल का पता कैसे कर सकते हैं? व्यायाम शक्ति से कर सकते हैं। फिर एतीय आता है, एतीय नाम आप्तोपदेशेषु वेदादि। ठीक है, जो आप्तोपदेश प्रमाण होता है, जो आप्त पुरुषों द्वारा लिखा जाता है, वही एतीय होता है। ठीक है, जैसे कि वेद आदि जो भी शास्त्र होते हैं, तंत्र होते हैं। उसके बाद उपमान आता है। ठीक है, उपमान मतलब क्या होता है? बहुत जगहों पर देखा होगा तुम लोगों ने, किसी भी चीज़ को समझाने के लिए जो आचार्य हैं वो क्या करते हैं? हमें उपमा देते हैं, हमें एक एग्जाम्पल्स के थ्रू चीज़ों को समझाते हैं। ठीक है, तो वही उपमान प्रमाण होता है। यद यद अन्येन अन्यस्य सादृश्यम अधिकृत्य प्रकाशनम। ठीक है, मतलब किसी और चीज़ से उस चीज़ को समझाते हैं जो उससे सिमिलर हो। जैसे अवतर्पण के भेद पढ़े थे हमने विमान स्थान में, उसमें हमें बताया था कि 3 टाइप्स के होते हैं, लंघन, लंघन पाचन और दोषावसेचन। उसमें बताया था लंघन मतलब जैसे धूप और वायु से थोड़ा-सा जो पानी होता है वो सूख जाता है, तो वैसे ही लंघन से जो थोड़े से दोष होते हैं वो सूख जाते हैं। तो इस तरीके से जो हमें वो उपमा देकर चीज़ों को समझाते हैं, वो उपमान होता है। किसी दूसरी वस्तु की समानता के आधार पर किसी अज्ञात वस्तु को जान लेना, उपमान होता है। अब इसका एग्ज़ाम्पल है दंडेन दंडकस्य। ठीक है? जैसे दंडालसक होता है, उसमें हमें क्या बोलते हैं कि डंडे के समान जो मनुष्य होता है, जो रोगी है, वो डंडे के समान हो जाता है। तो एक डंडा एक उपमान है, एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे हमें समझाया है कि उसकी तरह हो जाएगा, मतलब पूरी बॉडी एकदम अकड़ जाएगी, तो वो दंडालसक है। धनुषाम धनुस्तंभस्य, धनुष की तरह हो जाएगा, मतलब बॉडी ऐसी हो जाएगी पेशेंट की, तो वो एक उपमा की हेल्प से समझाया कि धनुष की तरह हो जाएगा। और इश्वासीन आरोग्य दस्यति, बहुत इम्पोर्टेंट है। डंडे और धनुष से तो समझ जाओगे उपमान है, लेकिन इससे नहीं समझ पाओगे। इश्वासेन आरोग्य दस्यति, अब इसका मतलब अगर कोई तीर चला रहा है, बाण चला रहा है, धनुष, तो धनुष में जो तीर है, जो धनुष चला रहा है वो वैद्य है, जो तीर है वो औषध है, और उसका जो टारगेट है वो रोगी है। ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल सुना होगा तुमने, रामबाण इलाज है। मतलब किसी भी औषधि को हम बोलते हैं ना कि ये तो इस डिसीज का रामबाण इलाज है। तो ये क्यों बोलते हैं रामबाण इलाज? क्योंकि जैसे राम होता है वो धनुष चलाते हैं तो वो वैद्य हैं, और उनका जो धनुष है वो औषध है, तो उनका कभी भी निशाना नहीं चूकता। तो रोगी पर चलाएंगे तो वो डिसीज जो है वो ठीक हो जाएगी। तो वो ईश्वासेन आरोग्य दस्यति, मतलब अगर कोई जैसे धनुष से कोई तीर चला रहा है, मतलब औषध को चला रहा है वैद्य, तो वो आरोग्यता की प्राप्ति होगी उससे। ठीक है, तो ये होता है इश्वासेन आरोग्य दस्यति। इसके आगे का हमने 21 वाद मार्ग कर लिए हैं, अब इसके आगे के जो हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तब तक ये सारे जितने भी वाद मार्ग बताएं 21, ये पूरे टिप्स पे हो जाने चाहिए तुम लोगों को, तभी नेक्स्ट क्लास करना, वरना मत करना। अगर ये नोट्स अच्छे लगे हो तो तुम लोग मुझसे ले सकते हो।
वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना और बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से पढ़ना। अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो दोबारा सुनना, दोबारा सुनने से चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएँगी, दोबारा रिविज़न से, ठीक है? और वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।